Welcome to the channel, guys. Today we'll discuss a very interesting topic about the emergency provisions which are in the Indian Constitution. So Article 352, as we all know, deals with the national emergency, and Article 356 deals with the state emergency, also known as presidential rule, and Article 360 deals with the financial emergency. Now we will see the point of differences between them on the first ground of declaration. So जो national emergency होती है Article 352 में जो लिखा है वो 3 ग्राउंड पे होती है. फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल एग्रेशन, सेकंड ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड थर्ड इज़ इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन. सो इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन की जगह लिखा हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, और इसी ग्राउंड पे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ही ग्राउंड पे इमरजेंसी लगी थी 1970s में इंदिरा गांधी के टाइम. एंड ये टर्म जो था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ये बहुत वेग था. सो इसको 44th अमेंडमेंट एक 1978 में इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था. नेक्स्ट इज आर्टिकल 356 जो स्टेट इमरजेंसी होती है अपनी प्रेसिडेंशियल रूल. तो president is empowered to impose president's rule in the states if he is satisfied that situation has arisen in which states cannot function in accordance with the constitution. सो प्रोविजंस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आर्टिकल 365 में लिखा है कि सेंटर कुछ डायरेक्शंस देगा स्टेट को, अगर स्टेट वो डायरेक्शंस फॉलो ना करे तो वो ग्राउंड हो जाते हैं किसके, प्रेसिडेंशियल रूल लगाने के और स्टेट इमरजेंसी के लिए. तो आर्टिकल 365 स्टेट्स आउट द ग्राउंड्स कि सेंटर स्टेट हैज़ टू कंप्लाई ऑल द डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंटर, और अगर आर्टिकल 365 के हिसाब से स्टेट नहीं फॉलो करते हैं तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में लिखा है. जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो होती है नेशन की और क्रेडिट ऑफ इंडिया जो होता है वो थ्रेटन्ड होता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है. नेक्स्ट इज हु कैन डिक्लेयर इट. सो नेशनल इमरजेंसी होती है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है ऑन द रिटर्न, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट. नेक्स्ट जो स्टेट इमरजेंसी है जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है. सो व्हाट आर द एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है. तो फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरे कंट्री में लगती है, स्टेट इमरजेंसी एक पर्टिकुलर स्टेट में लगती है. तो नेशनल इमरजेंसी इट कैन बी एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री और ओनली पार्ट ऑफ इट. नेक्स्ट इज़ द पार्लियामेंट्री अप्रूवल. तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए रहती है नेशनल इमरजेंसी के लिए, एंड 1 मंथ जब इशू होती है तो उसके 1 मंथ में ही वो प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट्री अप्रूवल होना चाहिए. इनिशियली क्या था कि पीरियड 2 मंथ का था, बट 1 मंथ उसे 44th अमेंडमेंट 1978 के जो एक्ट हुआ था उस समय उसको 2 मंथ का पीरियड हटा के 1 मंथ कर दिया गया था, और बोथ द हाउसेस को सेपरेटली ही पास करनी पड़ती है प्रोक्लेमेशन. और प्रेसिडेंशियल रूल की जहाँ तक अपन बात करें तो बोथ द हाउसेज विद इन 2 मंथ्स, तो वहाँ पे 1 मंथ है नेशनल इमरजेंसी में और स्टेट इमरजेंसी में 2 मंथ्स है. एंड इन द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली एंड नो डेडिकेटेड टाइम इज़ प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल इमरजेंसी. नेक्स्ट इज़ कितनी मेजोरिटी चाहिए, तो किस टाइप की मेजोरिटी. तो बेसिकली क्या होता है कि जो नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करने के लिए, इमरजेंसी लागू करने के लिए. तो इट वाज आल्सो इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सिंपल मेजोरिटी ही लिखी हुई थी कि सिंपल मेजोरिटी से एनीबडी कैन प्रोक्लेम द इमरजेंसी, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग सिंपल मेजोरिटी वर्ड वाज रिप्लेस्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी. एंड नेक्स्ट इज व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट इमरजेंसी, स्टेट प्रेसिडेंशियल रूल. तो अ प्रोक्लेमेशन अप्रूविंग प्रेसिडेंट्स रूल नीड टू बी पास बाय बोथ द हाउस बाय सिंपल मेजोरिटी. इसमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की ही रिक्वायरमेंट होती है, और सिमिलरली इन फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑल्सो सिंपल मेजोरिटी इज़ रिक्वायर्ड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ड्यूरेशन, सो नेशनल इमरजेंसी क्या है कि इट कैन बी कंटिन्यू फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स. एक बार अप्रूवल के बाद 6 मंथ तक कंटिन्यू करती है. स्टेट इमरजेंसी जो प्रेसिडेंशियल रूल होता है वो भी 6 मंथ तक एक बार अप्रूवल के बाद कंटिन्यू करता है. और फाइनेंशियल इमरजेंसी की इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार अप्रूवल के बाद उसको बार बार रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब तक वो रिवोक ना हो तब तक वो स्टे करती है. नेक्स्ट इज़ रिन्यूअल. नाउ द नेशनल इमरजेंसी हैज़ टू बी रिन्यूड एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ में रिन्यूएबल चाहिए. एंड देर आर नो लिमिटेशन नंबर ऑफ रिन्यूअल्स, कितनी भी बार आप रिन्यूअल उसको कर सकते हैं, ठीक है, बट 6 मंथ में रिन्यू हो जाना चाहिए एक बार में. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, सो इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम 3 ईयर्स, 3 ईयर्स तक होना चाहिए और हर 6 मंथ उसका अप्रूवल होना चाहिए. एंड इफ़ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन और इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइड दैट जनरल इलेक्शन फॉर स्टेट असेंबली कैन नॉट बी हेल्ड.
सो इट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर से भी एक्सटेंडेड हो सकता है अगर कोई जो सिचुएशन है वहाँ पे वो या तो इलेक्शन कमीशन परमिशन दे दे कि इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, तो इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन वो 1 मंथ के बाद भी उसको वो मिल सकता है. सो बेसिकली 3 years इज़ द पीरियड ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल इन एनी ऑफ द स्टेट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी देयर इज़ नो सच लिमिट. जब तक रिवोक नहीं होगी तब तक, और कोई रिपीटेड अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी को एक बार अप्रूव होने के बाद. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रिवोकेशन में क्या होता है कि ओनली प्रेसिडेंट कैन रिवोक द नेशनल इमरजेंसी एट एनी टाइम. और रिवोकेशन को कोई भी पार्लियामेंट्री हियर द वर्ड पार्लियामेंट्री इज़ इम्पॉर्टेंट. और जब लोकसभा डिसअप्रूव करती है रेजोल्यूशन, जैसे रेजोल्यूशन पास होना है 6 मंथ बाद, और इफ़ लोकसभा ने डिसअप्रूव कर दिया तो क्या होता है कि 1/10 ऑफ द लोकसभा गिव्स रिटर्न नोटिस. तो जो 1/10 ऑफ द मेंबर होते हैं लोकसभा के वो एक रिटर्न नोटिस देते हैं स्पीकर को. एंड देन स्पीकर 14 दिन में एक मीटिंग कॉल करता है. तो उस मीटिंग में जो रिजोल्यूशन होता है उसको सिंपल मेजोरिटी से सिर्फ लोकसभा डिसअप्रूव कर सकती है. सो देयर इज़ नो रोल ऑफ राज्यसभा इन डिसअप्रूविंग इन रिवोकेटिंग द national emergency, and that is a very important point. But when we talk about the presidential rule, it can be revoked anytime by the president. Revocation does not require parliamentary approval. तो presidential rule में even लोकसभा की भी requirement नहीं होती, president खुद ही कर सकता है. and next financial emergency में president भी किसी भी time पे revocation उसका कर सकता है. next is what is the effect of center on the state relations. so basically it's a very important point. center और state relations पे क्या effect पड़ता है जब नेशनल इमरजेंसी आती है. तो सेंटर बिकम्स इंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू द स्टेट. जितने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन होते हैं वो स्टेट को देता है सेंटर. और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो डायरेक्ट कंप्लीट कंट्रोल में आ जाती है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के. अब इसमें क्या होता है कि जितनी भी स्टेट लिस्ट में स्टेट जो सब लॉ बनाता है वो सेंटर भी उन स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है. और स्टेट को भी वो स्टेट से छीनती नहीं है, बट स्टेट भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है. तो सेंटर और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों में तो जो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उस लिस्ट में वो प्रिवेल करता है. ठीक है. द टेन्योर ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड नॉर्मल टेन्योर ऑफ 5 years फॉर 1 year एट अ टाइम. एंड जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अलावा 1 साल तक और लोकसभा का टेन्योर उसमें एक्सटेंड हो सकता है. सिमिलरली पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो. और जब भी इमरजेंसी ख़त्म होती है तो वो जो लॉ है वो 6 month के बाद वो इनऑपरेटिव हो जाता है. बट व्हेन वी सी द प्रेसिडेंशियल रूल तो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स पूरे तरीके से डिसमिस हो जाते हैं. गवर्नर और प्रेसिडेंट टेक ओवर कर लेते हैं. तो गवर्नर पूरे काम करता है, चीफ सेक्रेटरी और एडवाइजरी जो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट के हेल्प से. और पार्लियामेंट पासेस द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स. पार्लियामेंट ही बजट्स और बिल पास करता है. एंड लॉ मेड बाय प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और एनी अदर अथॉरिटी कंटिन्यूज टू ऑपरेट. और प्रेसिडेंशियल रूल हटने के बाद भी वो जो लॉ बनाए होते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा वो ऑपरेट होते हैं. और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हाई कोर्ट्स की पावर होती है उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्रेसिडेंशियल रूल का. व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंट्रल फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसमें जो अलाउंसेस होते हैं किसी भी क्लास के, स्टेट की सर्विसेज के या सेंट्रल सर्विसेज के या जजेस और हाई कोर्ट की सैलरी अलाउंस एंड ऑल दो सैलरीज, उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑन द फंडामेंटल राइट्स, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आर्टिकल 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड ऑल दैट, तो वो उस पर इफेक्ट तब पड़ेगा जब जो नेशनल इमरजेंसी वो एक ही ग्राउंड पे हो. कौन से ग्राउंड पे, एक्सटर्नल एग्रेशन. अगर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो आर्टिकल 19 विल बी इफेक्टेड. और इंटरनल आर्म्ड रिबिलियन में आर्टिकल 19 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एंड आर्टिकल 20 एंड 21 विल स्टे एज इट इज़. कोई किसी भी तरीके से अगर इमरजेंसी लगे, किसी भी ग्राउंड पे इमरजेंसी लगे, बट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड एज सच. वो सस्पेंड नहीं होते हैं कि हट गए हो कॉन्स्टिट्यूशन से या सस्पेंड कर दिया, बट वो जो उनका कमेंट्स इन्फोर्समेंट होता है वो सस्पेंड होता है. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड एज सच, ओनली इट्स इन्फोर्समेंट इज सस्पेंडेड. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेसिडेंशियल रूल हैव नो इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स. कोई भी फ़र्क नहीं होता फंडामेंटल राइट्स पर. फंडामेंटल राइट्स रिमेन विद द सिटीजन्स, इट रिमेन इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ. फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नाउ नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है.
क्या उस ग्राउंड पे, जिस ग्राउंड पे वो लग रही है, क्या जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती? तो यस, जुडिशरी कैन रिव्यू नेशनल इमरजेंसी ऑन एनी ग्राउंड। एंड प्रेसिडेंशियल रूल भी जब लगता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया था SR बोम्मई केस 1994 में, कि प्रेसिडेंशियल रूल इज़ अंडर द जुडिशियल रिव्यू। तो प्रेसिडेंशियल रूल भी अगर किसी स्टेट में लगता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। एंड सिमिलरली इज़ द केस विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो तीनों ही जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं। थैंक यू।